वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं बारान रहमत, मैं हूं सिद्रा इकबाल। अब हमारा सेगमेंट रोज़ा और सेहत, और यकीनन सेहत से जुड़े हुए और समाज से जुड़े हुए बहुत सारे इश्यूज़ एंड सब्जेक्ट्स। लेकिन सबसे पहले जी, बारान रहमत भी हमेशा की तरह मुझे मौका देता है कि हमारे कई रेगुलर जो गेस्ट हैं, हमारे जो मेहमान हैं, जो आप सबकी भी बहुत मनपसंद हैं, उनको भी रमज़ान के शो में दावत दी जाए। उनसे पूछा जाए कि उनकी रमज़ान की क्या मामूलात हैं, कैसे दिन गुजर रहे हैं, और जो मुख्तलिफ़ सरगर्मियाँ वो करते हैं, कुछ उसमें से समाजी कारकुन हैं, अपने अपने तरीके से, अपने प्रोफेशनल तरीक़ों से या फिर अपनी वॉलंटरी सर्विसेज से खिदमत खल्क़ करते हैं। तो उन्होंने इस दफ़ा क्या ट्रेंड्स देखे, क्योंकि रमज़ान से पहले ही हम ये बात कर रहे थे कि तमाम ओकेजन्स ऐसा लग रहा है साथ आ गए। पहले इलेक्शंस आए, PSL आया, आई डोंट नो हम इसको एक सांस में क्यों लेते हैं, लेकिन बहरहाल जी PSL आया, वुमेंस डे आया, तो ऐसा लग रहा था त्यौहार टू त्यौहार जल्दी जल्दी हम करते हुए गए। और फिर मार्च के महीने में हम देखते हैं कि कई इस्लामिक ममालिक भी हैं जहाँ पे नौरोज़ ऑब्ज़र्व की जाती है, तो वो भी एक त्यौहार अभी गुजरा है। आज ज़रा इनसे पूछते हैं कि इनका रमज़ान कैसे गुजर रहा है, सेहत से रिलेटेड कुछ मामलात हैं, और सबसे बढ़कर ये कि आम तौर पे जो हम रमज़ान में देखते हैं कि लोगों में बर्दाश्त ख़त्म हो जाती है, सड़कों पे, गली मोहल्लों में बहस मुबाहिसा हो रहा होता है, एक दूसरे का पेशेंस लोग ट्राई कर रहे होते हैं। तो ज़रा इस पे भी बात करेंगे, क्योंकि कोई ट्रिप्स एंड टेक्निक्स हमारे गेस्ट हमें बताएं कि हम अपने टेम्पर को लूज़ ना करें। आइए आपसे मुलाकात कराते हैं। सबसे पहले जी वेलकम करना चाहेंगे हकीम शाह नज़ीर साहब को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रमज़ान मुबारक। खैर मुबारक। बड़ा खूबसूरत कलर पहना है आपने। अरे बहुत शुक्रिया। मुझे लगा आज ईद है आपको देख के। देखें, रमज़ान तकरीबन एंजॉय करके गुजारते हैं। Absolutely. तो हमेशा इसी तरह अपने आप को तैयार रखना चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ है कि जहाँ हम रोज़े में अपने वी ड्रैगिंग आवर फीट, हकीम साहब, लोग तैयार होना छोड़ देते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वो इतने ज़्यादा सवार होता है उनके ऊपर भूख और प्यास के बर्दाश्त करने को, कहते हैं बस जल्दी जल्दी काम निपटाओ। तो मेरे ख्याल में आपने बिल्कुल सही कहा कि एहतमाम तो फिर भी होना चाहिए ना चाहिए, अपने आप को खुश रखना चाहिए और तैयार रहना चाहिए। किसी भी इवेंट्स में जाने के लिए ज़ाहिर है कि आप घर पे इफ्तार कर रहे हैं, आप बाहर भी कर सकते हैं, दोस्तों की इफ्तार पार्टी होती है, और आम तौर पे भी जब इबादत करते हैं आप तो बहुत अच्छे तरीके से सफाई के साथ रहें तो बहुत अच्छा भी लगता है। बिल्कुल, हम जैसे अक्सर ये बात कर रहे होते हैं कि आपने किसी VVIP के यहाँ अगर कभी विज़िट करना है, आपको ये इनविटेशन मिली है गवर्नर हाउस जाने की या चीफ़ मिनिस्टर हाउस जाने की, तो हम अपने बेहतरीन कपड़े पहनते हैं। हम कहते हैं गाड़ी को भी अच्छा सा चमका दो, हमारी एक एक चीज़ पर नज़र होती है कि मेरे बाल भी सही हो, मेरे नाखून भी सही हों। लेकिन अल्लाह ताला ने सबसे पहले सबसे बड़ा मेहमान यानी हमारे घर जो आ रहा है वो रमज़ान का महीना है, और दूसरा अल्लाह ताला ने अपनी रहमत के दरवाज़े खोले हैं, तो इस मेहमान का भी उसी तरह एहतमाम होना चाहिए। अभी थोड़े दिनों की बात है कि हम इसको अलविदा कह रहे होंगे तो हमारे दिल रंजीदा होंगे, तो कम अज़ कम ये जब हमारे पास ये मेहमान मौजूद है तो आप बेहतरीन तरीके से इसका इस्तकबाल, उसका एहतमाम करें। अच्छा जी, गुफ्तगू जारी रहेगी। डॉक्टर सादिया खालिद भी हमारे साथ मौजूद हैं, जनरल फिजिशियन है। अस्सलाम वालेकुम सादिया, रमज़ान मुबारक टू यू। बहुत शुक्रिया आपके आने का। हमारे साथ मौजूद है आप सबकी फेवरेट, हमारी अपनी आलिया भाभी। अस्सलाम वालेकुम आलिया भाभी। वालेकुम अस्सलाम। रमज़ान मुबारक। खैर मुबारक। कैसी हैं आप? अल्लाह का करम। मुझे ये बताइए कि आप, मुझे पता है आप पूरा साल बिज़ी रहती हैं, लेकिन शेल्टर होम में ख़ास तौर पे रमज़ान में ज़्यादा मसरूफ़ियत बढ़ जाती है, इसकी क्या वजह है? रमज़ान की रहमतें बरकतें बढ़ जाती हैं तो फिर मसरूफ़ियत भी बढ़ जाती है। अभी हम तैयारी की बात कर रहे थे, मेरे शेल्टर होम लोग इतने ज़्यादा हैं कि छोटा पड़ता है, तो हम क्या करते हैं कि रमज़ान से पहले सारी दीवारें धो के, छतें साफ़ सुथरी करके और नमाज की जगहें बनाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि मेरा नमाज रूम भी थोड़ा छोटा, एक साथ सारे वहाँ पे नहीं आते, तो हम टर्न बाय टर्न, लेकिन फिर हम कमरों में ही जगहों को साफ़ करके वहाँ पर नमाज का एहतमाम करते हैं, वहाँ खुशबू लगा देते हैं, और खुशबू लगा के रमज़ान से पहले जहन बना लेते हैं अपना बाकायदा कि अल्लाह ताला, आपका शुक्र कि आपने हमें ये महीना दिया, इस महीने का हम भरपूर फ़ायदा उठाएंगे, हम आपको मनाएंगे, हम रोएंगे आपके आगे, और जो भी ज़िंदगी की तकालीफ़ हैं उनको हल कर लेंगे इसी एक महीने के अंदर। खूबसूरत बात है। और अलिया भाभी, जैसे वाकई एक एक दिन पल गुजरता है, हर रोज़ हम यही तहिया करते हैं, लेकिन रात के वक्त अगर अपना कभी मुआसना करने बैठें तो फिर मलाल भी होता है कि कोशिश तो भरपूर की थी, लेकिन वो आज भी कोई थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। ख़ास तौर पे वो लोग जो बाइकर्स हैं, इतनी गर्मी में बाहर निकल रहे हैं, अपने अपने काम कर रहे हैं, टेम्पर तो लूज़ होता है। अल्लाह करे मलाल जारी रहे, मैं कहती हूँ मलाल हमेशा हो। मलाल होगा तभी तो हम अपने आप को बेहतरी पर लाएंगे। बिल्कुल। जिस दिन मैं कोई गलत काम करूँ और मुझे मलाल ही ना हो, वो तो मेरी कहानी का बहुत नेगेटिव बाब स्टार्ट हो जाएगा। मलाल हमें पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जा रहा होता है। अच्छा, टेम्पर लूज़ करने में मुझे ये लगता है, अगर मैं अपना ज़ाती एक तजुर्बा, टेम्पर बहुत 12 बजे 1-2 बजे तक मैं लूज़ कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे में थोड़ी जान होती है, उसके बाद तो एनर्जी नहीं होती। उसके बाद आप इतने निढाल होते हैं कि टेम्पर भी कहता है बस जी बाजी थक जाओ।
बिल्कुल सही है, काफ़ी काफ़ी नेचुरल आया था। एक और मेहमान भी हमारे साथ मौजूद है, शमाइला वक्कास। हमको एज एन एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट जानते हैं, आप CEO हैं एजुकेशनिस्ट ऑफ पाकिस्तान की, एक ज़बरदस्त तंजीम है जी। इनको भी वेलकम करना चाहेंगे। वेलकम शमाइला, रमज़ान मुबारक टू यू। थैंक यू सो मच। अच्छा मुझे बताएं, जब गुस्सा आता है, और चले हमें तो नफ्सियात का इतना नहीं पता ना, ये तो आपका सब्जेक्ट है, आपको गुस्सा आता है और आपको पता है साइकोलॉजिकली थेरेटिकली क्या हो रहा है, क्या ये आपको मदद देता है गुस्से को कंट्रोल करने में, या आप कहते हैं सारी थेरी साइड पे रखो, अभी तो पहले मैं ज़रा बाकियों का मिजाज दुरुस्त करूँ? सिद्धरा, जहाँ तक बात है ना, सबसे पहले हमें ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि गुस्सा क्यों आता है, गुस्सा आता क्यों है। और जब हम बात करते हैं ना अपने कंफर्ट जोन की, हम अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, और इसके अलावा हम ये सोचते हैं हमें बहुत सारी नॉलेज है और हम अपनी कैपेसिटी में रहते हैं, इतनी हमारी कैपेसिटी है, नॉलेज है, ये मैं चाहती हूँ, यहीं तक रहूँगी, ये मेरी लिमिटेशंस है। अगर मैं इससे बाहर गई तो मुझे गुस्सा आना शुरू, मेरी बर्दाश्त ख़त्म होना शुरू। बिल्कुल सही है। तो यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है, और बर्दाश्त करने की भी बात और गुस्से की भी बात है कि हम उससे बाहर निकल के सोचें। अपने कंफर्ट जोन से जब बाहर निकलेंगे, सोचना शुरू करेंगे, तो हमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर भी होंगी। अच्छा, लेकिन जब गुस्सा आता है तब तो हम कंफर्ट जोन से बाहर ही है, बल्कि कोसों दूर है उससे, बिल्कुल, तभी तो गुस्सा आ रहा है। तो अब उस वक्त करें क्या? यानी लोग जैसे अहदीस मुबारका की तरफ अगर हम देखते हैं तो कहा जाता है अपनी पोजिशनैलिटी बदलो, जिसको आज साइंस भी सपोर्ट करती है कि अगर खड़े हो तो बैठ जाओ, बैठे हो तो लेट जाओ, पानी पी लो, वज़ू कर लो, ये तमाम चीज़ें आपको हेल्प करती है। इसके अलावा कोई टिप्स देना चाहें? इसके अलावा एक बड़ी इंपॉर्टेंट टिप है जो कि हम थेरेपी में भी लेते हैं, साइकोलॉजी में। सबसे पहले आपको देखना होता है किसी बात पे आपको बहुत गुस्सा आया है या आपकी बर्दाश्त से बाहर है, जो हम कहते हैं कि लिमिटेशन से है, तो आप थोड़ा सा पॉज लें। ये ज़रूर माइंड में रखें, पॉज लेके आपको बैकवर्ड काउंटिंग करनी होती है। 10, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। एक बार हो गई, 10, 9, 7, 6, 5, 4। ये बहुत इजी है, बट आप खुद अंदाज़ा करेंगे इससे, जब ये आप करेंगे बैकवर्ड काउंटिंग, तो आपको लगेगा थोड़ा सा मैं जो सोच रहा था, जो मेरा रिएक्शन था फ़ौरन, वो रिएक्शन ज़रा कम हो रहा है। अच्छा, मैं रिस्पॉन्ड की तरफ जा रही जैसा हूँ। बंदा, और अगर मैं ऊंचा ऊंचा उल्टी गिनती गिनना शुरू करूँ, मेरे तो इर्द गिर्द से सारे लोग ये चले मैंने- जाएंगे उनको मैंने लगेगा ये- अब ये कुछ और खतरनाक होने वाला आप ठीक कह रही है, मैंने एक थेरेपी करवाई है और उन्होंने इसी तरह ऊंची ऊंची गिनती गिनी है। मैंने कहा अब आपको गुस्सा आ रहा है, आप गिनती गिने, तो उन्होंने कहा 10, 9, 7, 6, 5, 4, 3, और 1 के बाद आके वो वाकई लूज हुए थोड़ा सा। हाँ ना, तो यहाँ पे आके थोड़ा सा क्लियर होता अच्छा, है। एक और चीज़ जो मैं सादिया के पास लेके जाना चाहूँगी। सादिया, मुझे बताएं कि अक्सर जो हमारे बुज़ुर्ग लोग या मिडिल एज के लोग होते हैं, उनको मुख्तलिफ हेल्थ कंडीशंस हैं और वो उसकी अद्वियात इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और फिर एक तरह से मुझे लगता है कि रीज़निंग ये दी जाती है अगर उनको बहुत गुस्सा आए कि इतनी दवाइयाँ खाते हैं, दवाइयों की वजह से गुस्सा आता है। ये मिथ है या इसमें कुछ हकीकत है? कुछ मेडिसिन होती हैं सिद्रा जो कि आपके मूड की ऑल्ट्रेशन या मूड चेंजेस करती हैं, Really? लेकिन सारा जो कसूर उसके ऊपर डाल देना, दैट्स नॉट ये राइट। fair नहीं है। तो बेसिक ये होता है कि आपका खुद का कंट्रोल, गुस्से पे आपका खुद का कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए आपके पास टेक्निक्स हैं। आप काउंसलर की मदद ले सकते हैं, आप साइकोलॉजिस्ट की मदद ले सकते हैं, और अगर ये गुस्सा बहुत ज़्यादा हद तक क्रॉस कर जाए तो देन यू कैन सी अ साइकोलॉजिस्ट और अ साइकाइट्रिस्ट। लेकिन मुझे बताएं कि जैसे PCOS हैं या हार्मोन डिस्टर्बेंसेस हैं ख़वातीन में, उसमें भी तो यही कहा जाता है ना कि बहुत गुस्सा आता है, ट्रिगर बड़ी जल्दी इंसान हो जाता है, और ब्रेन फॉग, यानी अक्सर लोग ये समझते हैं कि सिर्फ टेम्परामेंट ख़राब हुआ है। इशू ये आ रहा होता है कि जब आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस्ड हैं तो आपकी सोचने समझने की जो सलाहियत है वो इफ़ेक्ट होती हैं, आपका जहन आपको मायूफ होता हुआ नज़र आ रहा होता है। जैसे इतना मायूफ होता है कि आपने कोई चीज़ कहीं रखी है, आपको समझ नहीं आ रही, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, उसका लफ्ज़ आपके जहन में नहीं आ रहा। आई नो इट साउंड्स ऑलमोस्ट लाइक कि आप किसी को कोई बड़े बीमार एक उसका खाका खींच रहे हैं, लेकिन ये ख़वातीन के साथ होता है। यस, मेनोपॉज में, PCOS में कुछ, क्योंकि हार्मोन्स आपके ऊपर नीचे हो रहे होते हैं, तो यस देयर आर कंडीशन जिसमें आपको गुस्सा आ रहा है, आपको बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन है, तो उसके लिए ये होता है कि देन यू हैव टू टेक हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपीज एंड यू शुड सी अ डॉक्टर। जी, वो कंडीशन है जो आपके अब लिमिट से कंट्रोल बाहर निकल रही है। अच्छा, कई लोग इसमें यानी आपके पास ऑल्टरनेटिव्स मौजूद हैं, आप दवाइयाँ एलोपैथिक मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपीज़ कर सकते हैं, लेकिन हिकमत में भी हमारे पास हार्मोन्स को बैलेंस करने के मुख्तलिफ नुस्खे मौजूद हैं। हकीम साहब, ये आपसे जानना चाहेंगे कि अगर तो पहले तो ज़ीरो इन करना बहुत ज़रूरी है, मौलिद से मुख्तलिफ टेस्ट के ज़रिए ये पता लगा लें कि चिड़चिड़ेपन की वजह क्या है। विटामिन D की कमी हो सकती है, आयरन की कमी हो सकती है, हार्मोन आगे पीछे हो सकते हैं। तो अगर पहले तो खून की कमी जिसकी वजह से इंसान में एनर्जी नहीं है, तो गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ापन है, इसके लिए कोई नुस्खा बताइए।
देखें, एक तो खून की कमी, दूसरा थायराइड ग्लैंड्स को भी आप मद्देनजर रख सकते हैं। इसमें चिड़चिड़ापन भी होता है, घबराहट बेचैनी भी होती है। और जिस तरीके से आपने पीसीओ का जिक्र किया, पीसीओ में भी घबराहट बेचैनी भी रहती है, डर खौफ भी महसूस होता है। आमतौर पे स्ट्रेस लेवल जब हाई होता है तो गर्दन पे खिंचाव होता है, उससे भी चिड़चिड़ापन होता है, गुस्सा बहुत आता है, बहुत जल्दी नाराज़ हो जाते हैं, एक बात की 4 बातें निकालेंगे। और घर पे बैठ के बात ऐसे कर रहे होंगे अपने कमरे में अकेले होकर कि जैसे किसी से मोबाइल पे बात कर रहे हैं, बाकायदा लेकिन लड़ वो रहे शीशे पे खड़े होकर तकरीर कर रहा नहीं, होता हो है। सकता है ब्लूटूथ लगाया हुआ हो, नहीं हमें नहीं, पता एंजाइटी। ठीक है ना। फिर उसके बाद मैं आपकी बात पे जाऊंगा कि वो 8, 10, 9, 8, 7 पे जाएंगे तो देखने वाले का तो उसका टेम्पो हाई हो जाएगा, अपना लो हो जाएगा, उसको गुस्सा आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, लेकिन ये आपकी बात से ना मेरे जहन में एक और सवाल आ रहा है। आलिया भाभी, हम अक्सर ना गुस्से का ब्लेम भी दूसरे पे डालते हैं। जो मैंने इनसे सवाल किया कि दवा की वजह से गुस्सा आ रहा है, या इसने मुझे गुस्सा दिलाया, मेरे बच्चों ने तंग किया, फलाने रिश्तेदार ने ये कह के मुझे गुस्सा दिलाया, हम गुस्से में जिम्मेदारी खुद क्यों नहीं लेते? ये हमारे अपने अंदर की एंजाइटी और टेंशन, डिप्रेशन, ये हमारी अपनी फीलिंग्स होती हैं जो दूसरे पर उंडेलते हैं। सही। हम कुछ लोगों को कहते हैं ये बड़े काम, बड़े कंपोज्ड हैं। वो क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने अपने आप को मुत्तकी रखा हुआ है। जो तकवा पे चले जाते हैं, मिसाल के तौर पे बहुत सारी चीज़ों पे देखिए, जो गलत बातें हैं, जुल्म तशद्दुद, उन पे तो रिएक्शन देना है क्योंकि अल्लाह का हुक्म है। लेकिन बहुत सारी छोटी छोटी बातें जिस पे अल्लाह ताला ने दरगुजर का हुक्म दिया हुआ है, तो हम लोगों को ये सोच के माफ़ करते हैं, ये नहीं कि इसने गलत नहीं किया, हम ये सोच के माफ़ करते हैं कि इसका रिवॉर्ड या इसकी पसंदीदगी अल्लाह की तरफ चली जाएगी। हमें कुछ ना कुछ रिवॉर्ड इंसानों को चाहिए होता है। हम चाहते हैं कि हम कुछ भी अच्छा कर रहे हैं तो किसके लिए कर रहे हैं, तो अमूमन इंसानों से वो चीज़ वापस नहीं मिलती, इसीलिए हमारा गुस्सा भी बढ़ता चला जाता है। अगर हर गुस्से को हम इसलिए कंट्रोल कर लें कि ये चीज़ हमने फलाने अकाउंट पे अल्लाह के पास आ गई है, रिकॉर्ड में आ गई है, जमा हो गई है, तो हमारी, और ये चीज़ अचानक नहीं होगी, इसी तरह बड़ी जिंदगी लगती है यहाँ तक पहुँचने में, और दुख को समेटने का हुनर उसी को आता है जिसने ज़िंदगी में दुख झेला हो। तो ये अगर हम अपने बच्चों को शुरू से, यानी जब हम अपने बच्चों को रिएक्शंस देख रहे हैं कि बच्चा रिएक्ट कर रहा है, ये मैं 2 साल के बच्चे की भी बात कर रही हूँ कि हमने उसको किसी ना किसी तरह से समझा देना है कि इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं रद्दअमल, बदतमीजी से, और इसका रद्दअमल ये भी हो सकता है कि हम खामोशी से यहाँ से निकल जाएं। अच्छा आलिया भाभी, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैंने एक विशियस साइकिल ऑब्जर्व किया। देखिए, आप जहाँ पे भी पोजीशन ऑफ पावर में होंगे ना, वहाँ आपको लगता है कि आपके पास ये इख्तियार है कि मैं गुस्से का इजहार कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पे आपको अपनी सास पे, अपने वालिद पे गुस्सा आ रहा है, आप नहीं कह सकते क्योंकि लिहाज है, मुरब्बत है, एक सिनेरियो ऐसा है। आप बॉस पे बहुत शदीद गुस्सा आ रहा है, बहुत बड़ी गलत बात कर रहा है, आप वहाँ पर कभी टेम्पर लूज़ नहीं करेंगे। आप टेम्पर कहाँ लूज़ करते हैं? जहाँ आप खुद पोजीशन ऑफ पावर में होते हैं। यानी मुझसे मेरा बच्चा छोटा है तो मैंने किसी और का गुस्सा उसको मार के, उसको डांट के उस पर निकाल दिया, या मेरा मातहत मुझे कुछ नहीं कह सकता तो मैंने कहीं और का गुस्सा उस पर निकाल दिया। नहीं सिदरा, गुस्सा तो जिस पे आता है उसी पे आता है। अगर वो बॉस है उसी पे आता है। आप गुस्सा कर रहे हैं, आप इजहार सामने नहीं कर रहे, आप दिल में कर रहे हैं। Exactly. हम इसको यूं कर लेते हैं कि गुस्सा तो जिस पे है उस पे, हाँ, जहाँ जब कमजोर मिलता है उसको इजहार हम उस पे करते हैं। Exactly. तो यहाँ हम गलत हो गए ना। नहीं, मैं इसलिए कह रही थी, आपने कहा जैसे बच्चों को हम ये सीख तो दे देते हैं कि देखो अम्मी को दादी पे कितना गुस्सा आ रहा था, लेकिन अम्मी ने उनके ऊपर खामोशी की, लिहाज किया, तुम भी ये अदब सीखो। लेकिन बच्चा ये भी ऑब्जर्व कर रहा है कि आपने वाह के गुस्से में आके ना पहले आके मेरा टीवी बंद किया, मुझसे मेरा टैबलेट छीना और मुझे कहा जाओ जाके पढ़ाई करो। तो ये भी तो बच्चा ऑब्जर्व कर रहा है। बच्चा ऑब्जर्व कर रहा है, यही तो ट्रेनिंग है। हाँ। यही तो अपने आप ऊपर कंट्रोल करना है कि जिस पे गुस्सा है उसी तक, यानी हम ना, अगर जिसने हमारे साथ गलत काम किया, अगर वहाँ हमने कोई इजहार कर दिया तो किसी हद तक जस्टिफाइड है, अल्लाह ताला शायद उसको माफ करेगा। लेकिन उधर का गुस्सा तो हमने नहीं निकाला। हाँ। उधर का गुस्सा हमने जब कमजोर पे निकाला, अब हमारी बहुत सख्त पकड़ हो सकती है। तो जब हम अपने क़िबले को, उसका रुख हम सीधा कर लेंगे, हाँ। और ये एक दिन में हो नहीं सकता, ये बार बार कहना पड़ेगा। महफिलों में भी जब हम एक दूसरे से बात करें तो हम एक दूसरे की काउंसलिंग करें। Absolutely. तो जब ये काउंसलिंग मुतवातिर होती रहेगी और रिवॉर्ड हमेशा दें, और मुझे लगता है कि जो हमारा बैंक अकाउंट अल्लाह के पास है, छोटी से छोटी चीज को आप वहाँ भेजते रहिए। अलिया भाभी, आपको पता है एक ऐसा बेजुबान है, बल्कि एक पूरी कम्युनिटी बेजुबान लोगों की है जिस पे बड़ा गुस्सा उतरता है। तमाम खवातीन उन पर गुस्सा उतारती हैं, लेकिन वो आगे से बेचारे उफ भी नहीं कर सकते, और वो हैं हमारे किचन के बर्तन। जब हमें गुस्सा आता है तो हम ये दनादन चीज़ें पटकते हैं, कभी बेलन, कभी देगची, कभी जोर से चमचा हिलता है। कुरत भी सरेलारी, कुरत ऐसा होता है, गुस्सा होता है तो पता चलता है किचन में काम हो रहा है। घर की मालकिन नहीं करती थी, घर की मालकिन बर्तन अपने नहीं तोड़ते कोई बर्तन। खासों में जहेज के अगर हो, जहेज वाले बर्तन नहीं खराब होंगे, उसको बहुत प्यार से इस्तेमाल किया जाएगा, चाहे वो ब्लेंडर भी हो। लेकिन बाकी चीज़ों पे कभी उतारा है गुस्सा कुरत? नहीं, वो जब गुस्सा आ रहा होता है
ऑब्वियसली हस्बैंड पे तो नहीं उतारा जा सकता वो फिर धब धब बर्तन धुल रहे होते हैं जल्दी जल्दी में, वो फिर आवाज़ आ जाती है। स्क्रबिंग हो रही आराम होती से, है, आराम सारी से। सरफेस क्लीनिंग, चूल्हे वूल्हे मांज के। चलो इस गुस्से का तो एक फायदा ये है कि तुम्हारा किचन चमकता रहता होगा, है अल्हम्दुलिल्लाह, ना? अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये अच्छा, लेकिन शुमाइला जी, ये तो राहत मजाक बात हुई, क्या ये स्ट्रैटेजी सही है कि गुस्से में इंसान जब अपने आप को हल्कान करे तो डाइवर्ट करने के लिए तो सफाई में लग जाए, कोई अलमारी दुरुस्त करने लगे, ये स्ट्रैटेजी के तौर पे आप रेकमेंड करती हैं लोगों को? बिल्कुल, आप सही कह रही हैं, ये स्ट्रेटजी यूज़ कर सकते हैं हम, तब एक लेवल भी देखना होता है कि हाँ। आपका गुस्से का लेवल क्या है। सही। अभी हम जब बात करें ना, आपने माताहत की भी बात की, बॉस की भी बात की, एक होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा गुस्सा करते करते एंजाइटी में जाते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं और कभी कभी ब्लास्ट होता है। सही। बॉस के टाइम पे आप बहुत बर्दाश्त कर रहे होते हैं, एंड में जाके आप रेजिग्नेशन फेंक के आते हैं, और बड़े केसेस हैं इस तरह के। इसी तरह से आप जो सास बहू की भी बात कर रहे हैं, तो एंड में जाके बड़े ब्लास्ट होते हैं और सेपरेशंस होती हैं घर में, दूसरी फैमिली बन जाती है, इस तरह भी होता है। तो गुस्से का सबसे पहले लेवल कि वो बहुत अरसे चल रहा है, बहुत अरसे तक एक गुस्सा चलता जा रहा है किसी ख़ास बात पे है, और वो बढ़ते बढ़ते इतनी आगे बढ़ गया, तो उसका एक रिज़ल्ट हमें चाहिए होता है। वो रिज़ल्ट बहुत ज़रूरी है, वो रिज़ल्ट हमें मिल रहा है, नहीं मिला, हमारा गुस्सा और बढ़ रहा है, हम एंजाइटी में जा रहे हैं, फिर हम डिप्रेशन में जा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, और फिर आप थेरेपी की बात कर रही हैं, तो ये थेरेपी बड़ी अच्छी होती है कि आप अपनी अटेंशन को कहीं और डाइवर्ट कर लें। एब्सोल्युटली। हम जब इसकी एक ऐसी थेरेपी बताते हैं, जब हम कोई कहते हैं ना 1 मंथ थेरेपी करें, 2 मंथ थेरेपी, आप बहुत गुस्से डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो हम उसे किसी काम में लगा देते हैं। यानी आप कोई ऐसा काम, स्टूडेंट का काम है, कोई आप पढ़ा लें किसी को, कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लें, कोई सोशल मीडिया पे कुछ ऐसा छोटा मोटा कोई कोई काम ऐसी कर लें। जॉयफुल चीज़ रख लें जिसके रिजल्ट से आप बहुत ज़्यादा अटैच भी ना हो, लेकिन एट द सेम टाइम आपकी जो मौजूदा प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज़ हैं उससे आपको दूर कर सके। अच्छा जी, अब हमें जो आज का हमारा सेहत और रोज़े का सब्जेक्ट है वो है जी आधे दर्द का, सर का दर्द या फिर माइग्रेन, जो कि बेवक्त आता है, बिन बुलाया मेहमान होता है, रोज़े की हालत में भी आ सकता है, इफ्तारी से पहले हो सकता है, इफ्तारी के फ़ौरन बाद, जब आप पूरा दिन खड़े होकर किचन में काम कर रही हैं या बाहर से थके हारे आए हैं, तो अचानक से आपके सर में दर्द हो सकता है। इसकी रेमेडीज़ हमने हकीम साहब से और डॉक्टर सादिया से लेनी है,